नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली हम लोग एमएसएमई डायरी में अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ पर बातचीत करते हैं, उसके चैलेंजेस पर बातचीत किया जाता है। क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है उस इंडस्ट्री के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और जो चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय लेते हैं। अब हम लोग ने मॉडल थोड़ा-सा बदला है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री है, वो लार्ज स्केल पे कैसे जाए। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्लोबल लेवल पर कैसे पहुँचे, ये इस सेगमेंट में हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और पूरे ग्लोबल बिज़नेस पर समझेंगे कि ग्लोबल बिज़नेस कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट्स कैसे किए जाते हैं, कितना कॉस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कितना होती है, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो सभी सवालों के आप लोगों के जवाब लिए जाएंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएसएमई एक्सपर्ट चारुदत्ता पांडे जी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते ब्रिज जी, आपके साथ जुड़ने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी सर, हम लोग बातचीत करेंगे विस्तार से, ग्लोबल बिजनेस पे पूरा चर्चा है और मैं चाहूँगा सर आप एग्जाम्पल के थ्रू आराम से एक एक चीज़ें अगर बताएंगे तो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि हम लोग जो समझते हैं कि ग्लोबल बिजनेस मतलब एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट ही ग्लोबल बिजनेस है या इसका दायरा बहुत अलग है, मतलब इससे भी बड़ा दायरा है? पहले ये आप क्लियर करिए और थोड़ा समझाइए कि इसका दायरा कितना बड़ा है ग्लोबल बिजनेस का। ग्लोबल बिजनेस का जो दायरा है, वो आज के लिए अगर हम देखें तो पूरी दुनिया हमारे लिए ओपन है। हम आज किसी भी जगह जा सकते हैं। एक्सपोर्ट और ग्लोबल बिजनेस के बीच में एक माइंडसेट का डिफरेंस है। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो मुझे कोई एक कंट्री में एक प्रोजेक्ट मिला जहां से मैंने अपना मटेरियल बनाया, मटेरियल बना के उस कंट्री में भेज दिया। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ मैंने मटेरियल बना के जैसे उनको हैंडल कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आगे वहां पर गया, कुछ चीज़ों में लोग जाके वहां पे इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं, बट वो एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है। ये मेरा एक्सपोर्ट का पर्सपेक्टिव है कि मैं दुनिया भर में अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पे अपना मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ। जब आप ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, उस समय आप ये सोच कर चलते हैं कि मुझे इस देश में या मेरे अपने प्रोडक्ट के लिए मुझे अच्छा मार्केट ढूंढना है। तो आप प्रोएक्टिवली काम करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट की तैयारी करेंगे, अपनी कंपनी की समझेंगे और ये ढूंढेंगे कि मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट कौन सा है। फिर आप उस मार्केट को समझेंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और उस मार्केट को आप पूरी तरह से पेनिट्रेट करेंगे। वहाँ पे अपने लिए एक नाम बनाएँगे, अपना एक कस्टमर बेस बनाएँगे। तो जो ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, वो काफ़ी बड़ा और सस्टेनेबल अपॉर्च्युनिटी है। व्हेरेas अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट देखें, तो वो प्योरली 1 या 2 ट्रांज़ैक्शन होके रुक जाता है। दूसरी इसमें चेंज ऐसा है कि जब आप ग्लोबल मार्केट के लिए बात करेंगे, वहाँ पे आप काफ़ी फ़ोकस के साथ काम करना होता है, बिकॉज़ आप दुनिया भर की अपॉर्च्युनिटी या सारे ज्योग्राफी एक टाइम नहीं देख सकते। तो वो एक फ़ोकस्ड पार्ट है। मैं 1 या 2 चीज़ें देखूँगा, 2 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ एक साथ देखेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ आपने सोचा कि मैं जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ एक साथ लूँगा या स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ एक साथ, या मुझे आज की डेट में सिर्फ़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ ही देखनी है। तो आप उसको एक ना एक कोई कैटेगरी में देखेंगे, या अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे अगर आप आईटी में हैं तो देखेंगे यूएस जनरली देखते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे एडॉप्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। या तो फिर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। यूके देख लिया तो लैंग्वेज का कुछ चैलेंज नहीं है। इंडस्ट्री, लैंग्वेज और उसका पर्टिकुलरली आपका प्रोडक्ट, इन तीनों को जोड़ के अगर आप 1 या 2 कुछ रीजन लेके जब उनके साथ काम करते हैं, वहीं पे अपने आप को पेनिट्रेट करके बिल्ड करते हैं और उसके बाद अलग-अलग जियोग्राफीज़ में जाते हैं, ये आपका ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ, जो सस्टेनेबल पार्ट हुआ और जिसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर आप आज के डेट में 100 का वैल्यूएशन ले रहे हैं और आप आगे लेकर चल रहे हैं, तो इसको आप अगर 1000 कराना है, तो आपको ग्लोबल एक्सपेंशन मोड में जाना है। अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो, तो एक्सपोर्ट आपके बुक में दिखेगा, बट उसके लिए अपॉर्च्युनिटी सस्टेनेबल नहीं होते। तो थोड़े से अलग माइंडसेट है। और आज की डेट में हमने देखा है कि काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज़ एक्सपोर्ट में उन्होंने अच्छा किया हुआ है। अब ये ज़रूरत है कि वो माइंडसेट थोड़ा-सा शिफ्ट करें और अपने आप को ग्लोबल बिज़नेस की तरफ लेकर जाएँ, थोड़ा फ़ोकस करें, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ पर्टिकुलरली इंडियन एमएसएमई सेक्टर्स में आ सकती हैं। ठीक है सर, ये आपने बता दिया ग्लोबल लेवल पर ले जाने। अब सिंपल सा सवाल है, अगर मुझे समझो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटे स्केल पे काम कर रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। अब मुझे उस जो इंडस्ट्री है मेरी, जो कंपनी है, उसको मुझे ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। मैं चाहूँगा कि आप बताइए स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है? क्योंकि नहीं पता, जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री चल रही है, उनको नहीं पता कि हम ग्लोबल लेवल पर जाएँ कैसे? तो मैं चाहूँगा आप स्टेप बाय स्टेप एक बार प्रोसेस समझा दीजिए। ओके, इसका 4 स्टेप का प्रोसेस है पूरा।
मैं इनके स्टेप्स पहले शुरुआत करता हूँ। पहली जो स्टेप है आपकी, वो है असेसमेंट। आपको ये असेस करना है कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है? पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे सर्टिफ़ाइड है या नहीं है? क्योंकि जिस मार्केट में भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ का लोकल सर्टिफ़िकेशन होना आपके पास ज़रूरी है। तो आपके प्रोडक्ट का सर्टिफ़िकेशन पार्ट है। दूसरा, आपकी कंपनी सर्टिफ़ाइड है या नहीं है? जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड हो गया, या तो फिर डेटा सिक्योरिटी के लिए सर्टिफ़िकेशंस हो गया, क्वालिटी सर्टिफ़िकेशंस हो गए, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के सर्टिफ़िकेशंस हो गए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसके ऐसे बिज़नेस केस चाहिए जो आप उस मार्केट में रिप्लिकेट कर सकें। जैसे मैं एक अगर कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ इस चीज़ के लिए, जी। तो जैसे अगर आप मान लीजिए एक कंपनी है जो आज के डेट में एक ईआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करती है यहाँ पर, और आपने एक फार्मा कंपनीज़ के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है, आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और टूल्स बनाए हैं। तो जहाँ पर अगर आपका वहाँ पे स्पेशलिटी है, आप फार्मा इंडस्ट्री को समझते हैं, आपने इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज़ है उसमें से 4 कंपनी के साथ काम किया हुआ है, आपके सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आपके कस्टमर ने ये अप्रूव किया हुआ है, तो आप उसके लिए तैयार हैं, आपके पास एक फार्मा की केस स्टडी है। इसका दूसरा पार्ट हुआ कि आपकी जो कंपनी है, जैसे आपने सीएमएमआई लेवल कुछ क्लियर कर लिया, तो वो एक एडिशनल पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ हो गई कि आपने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो है, वो आपको, या जीडीपीआर अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लें, उसका सर्टिफिकेशन आपके पास ज़रूरी है, बिकॉज़ फार्मा का जो डेटा है वो बहुत सेंसिटिव है। तो ये तीनों सर्टिफिकेशन करके आपने अपने आप को तैयार कर लिया। फिर आता है आपकी टीम का पार्ट। यहाँ पे टीम में आप क्या देखेंगे कि आपके पास ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो उस मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। अगर आप 2 ही या 3 ही लोग हैं और आप सिर्फ़ यहीं पर काम कर रहे हैं, आपका कोर टीम यहाँ पे हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। तो आपको अपने आप को एक उस टीम के लिए भी तैयार करना होगा, कोर टीम भी आपको सही से तैयार करनी होगी। और उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि जब मैं इस मार्केट में जा रहा हूँ, तो मुझे इसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। ये आपने पहला असेसमेंट ले लिया। इसके बाद होगी आपका प्रिपरेशन शुरुआत। प्रिपरेशन में जब आप करेंगे, तो पहला पार्ट है कि आप लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि आप इस सही में इतना अच्छा काम करते हैं। तो प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज़ जो है, वो आपका डिजिटल प्रेज़ेंस है। आज की डेट हुँ, में कोई भी कंपनी जब आपको देखती है, आप किसी कंपनी के पास, आपने मान लीजिए आज की डेट में ईमेल या कोई भी लिंक्डइन, कहीं से भी आप आराम से पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। पहुँचने के बाद पहली चीज़ वैलिडेट कर जाएँ कि भई इनका बैकग्राउंड क्या है? अगर आपका लिंक्डइन पे प्रॉपर प्रेजेंस नहीं है, आपकी केस स्टडीज प्रेजेंटेड नहीं है, आपने पूरा, आपके जो कस्टमर है उनके आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है, या अगर सारा डिजिटल प्रेजेंस आपके पास है ही नहीं, तो कोई ये कैसे एक्सेप्ट करेगा कि आपके पास सही में इतना बैकग्राउंड है? आपके हुँ, क्रेडेंशियल्स पे वहाँ पे आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएँगे। तो दूसरा, पहला आप शुरू कीजिए कि आप अपना अच्छा ढंग से एक डिजिटल प्रेजेंस बनाइए जहाँ से आप डिस्कवरेबल हो। दूसरा पार्ट, इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको एक पूरा मार्केटिंग कोलैटरल भी तैयार करना होगा। कैसे आपने क्या किया है, क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्या कस्टमर को बेनिफिट मिला है। ये आपका सोशल मीडिया पार्ट हो गया, आपका डिजिटल कोलैबोरेशन प्रेज़ेंस हो गया, आपकी वेबसाइट उसी में आ जाएगी, ये पार्ट हो गया। उसके बाद में आप एक डेडिकेटेड टीम असाइन कीजिए जो इन लोगों के साथ काम करेगी। जैसे उस मार्केट के लिए जाएँगे तो वहाँ का असेसमेंट करना है, उस मार्केट को समझना है, वहाँ के कल्चर को समझना है। इन चीज़ों के लिए आपने एक डेडिकेटेड टीम अलाइन कर दी जो इसके साथ काम करना चालू करेगी। ये टीम फिर आपके साथ बनाए एक प्रॉपर बजट। कि हुँ, अगर मुझे इस मार्केट में जाना है, तो वहाँ पे अगर मुझे एक सेल्स पर्सन चाहिए या कोई एक पार्टनरशिप चाहिए, तो मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा, इसका एक पूरा प्रॉपर बजट बने। और हुँ, ये करने के बाद फिर आप उसके लिए बना सकते हैं कि बेस्ड जो मेरे कंस्ट्रेंट और मेरा वर्किंग है, जो मेरी सक्सेस स्टोरीज है, उसके हिसाब से मैं कौन से मार्केट में जाऊँ। दिस इज व्हाट विल गिव यू योर मार्केट स्ट्रेटजी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आपने असेसमेंट कर लिया, आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया, प्रिपरेशन के एंड पे आपके पास मार्केट स्ट्रेटजी आ गया। एंड थर्ड फेज में आप जाएंगे इसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जाके मार्केट आउटरीच शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे लोकल पार्टनर्स दे सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं, जो डेलीगेशंस वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ आप मिल सकते हैं, टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और जाने के लिए सिर्फ इंडस्ट्रियल डेलीगेशन के साथ उस कंट्री में जाना सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आपके पास एक बैकअप प्लान चाहिए कि अगर आप जाकर वहाँ पे 100 लोगों से मिल के आ रहे हैं और उसमें से 10 लोग आपके साथ काम पर हैं, तो उनके साथ एंगेज करेगा कौन? बात कौन करेगा? कंटिन्यूअस फ़ॉलो-अप कैसे रहेगा? आप दोबारा कैसे जा सकते हैं? आप उनके लिए लोकल प्रेज़ेंस क्या मिल सकते हैं? क्या आपको कोई लोकल पार्टनर मिल रहा है जो आपके बिहाफ़ से बात कर सकता है? इसका पूरा प्रिपरेशन आप करेंगे एग्ज़ीक्यूशन मोड में, एंड फिर वहाँ से फिर आपका कम्युनिकेशन चालू होगा। ये आपका थर्ड फेज हो गया जहाँ पे आपने एग्जीक्यूशन में आप शुरू हो गए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट क्रिटिकल फेज इसके पार्ट जो आता है, दैट इज एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपके पास प्रपोजल आएगा, आपने वर्किंग किया, आपने बजट बना के दे दिया, आपको लोकल मार्केट के सारे फैक्टर्स पता है, तो आपने पूरा वर्किंग और आप आराम से दे सकते हैं। जैसे ही आप ग्लोबल मार्केट में जाएंगे, पैरामीटर्स शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहला और आज की डेट का सबसे बड़ा चैलेंज है वो लॉजिस्टिक्स।
बिल्कुल। दुबई से यहाँ तक आज जो मटेरियल पहले $600-700 में आ रहा था, वो आज $6000-7000 में आ रहा है, इतना उसका पूरा रेट हो गया। तो कहीं न कहीं आपको पहला चीज़ आपको ये देखना होगा, अगर मैं उस कंट्री में सर्व कर रहा हूँ, तो मेरी लॉजिस्टिक्स क्या है? आईटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं है, बट अगर आप फिजिकल गुड्स में हैं, तो आपको वो डिलीवरी का कॉस्ट क्या है, वो होगा। एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कुछ डिस्प्ले कंपोनेंट्स का, प्लास्टिक कंपोनेंट्स का बात था। जब प्रोडक्ट प्रपोज़ किया, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, पूरा वर्किंग हो गया और जो कॉस्ट था उनका ऑलमोस्ट 30% क्लियर था। बट जब पता चला जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वो लैंडलॉक्ड डेस्टिनेशन था। तो वहाँ पे डिलीवरी का कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे चीज़ें फँसती हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल कॉस्ट लेते हो तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पूरा आपके उसका एंड टू एंड जो आपका एक्चुअल डिलीवर कॉस्ट है वो आपको वर्किंग करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपका कन्वर्शन रेट और उसके हिसाब से क्या जाएँगे। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, पेमेंट कैसे होगा, आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर पाएँगे, क्या आपके बैंक के साथ बात करके, कस्टमर से बात करके आपको पेमेंट टर्म्स क्लियर करना होगा। उसके बाद में आता है आपका अप्रूवल। अप्रूवल अगर आपके यहाँ से इंस्पेक्शन रिपोर्ट होके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे पहुँच के कम अगर उसका कुछ क्लियरेंस होगा और अगर उन्होंने वहाँ पर रोका, तो वो बहुत बड़ा चक्कर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मटेरियल पहुँचा है, क्वालिटी सर्टिफ़ाई नहीं हो रहा है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया और पैसा आएगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा, तो इसलिए आप पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग, पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रांज़ैक्शन करेंगे, लॉजिस्टिक्स चेक करेंगे और फिर एक्चुअल एग्ज़ीक्यूट करेंगे। पहले 1-2 ट्रांज़ैक्शन में थोड़ा कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, बट अगर आप इस प्रोसेस के साथ जाएँगे, तो अगर कुछ जो भी डैमेज होगा, वो भी बहुत लिमिटेड होगा और जनरली प्रोसेस के साथ आप कंट्रोल में कर पाएँगे और 1 या 2 ट्रांज़ैक्शन के बाद आप स्मूथली उस मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। सर, मैं चाहूँगा ना 1-2 एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आप बता दें कि ऐसी मतलब आपने इतने इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप भी काफ़ी समय से, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल हो कि अगर उसका वर्थ रहा हो 500 करोड़ का या टर्नओवर समझ लीजिए 1000 करोड़ का टर्नओवर रहा हो और उसने बहुत लार्ज स्केल में काम कर दिया है, ग्लोबली बहुत एक्सपांड कर दिया, कोई एग्ज़ाम्पल हो, तो इससे क्या होगा जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो ज़्यादा ईज़िली कोरिलेट करेंगे। ओके, मैं ऑटोमोटिव सेक्टर से कुछ एग्जांपल देता हूँ। जी। अभी ऑटोमोटिव सेक्टर में आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं। जिन कंपनीज़ ने पहले जो इंडियन कंपनी, जैसे पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी जर्मन कंपनीज़ और यूरोपियन कंपनीज़ अभी अपने यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं लेके। तो इन लोगों ने पहले इंडिया में इनके साथ उनके वेंडर बने। तो वेंडर बनने के साथ इन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी सीखी, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सीखे, क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, कैसे उनका असेंबली लाइन होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये पूरी सारी चीज़ें समझी और इनके साथ इन लोगों ने डायरेक्ट बिज़नेस शुरू किया। इसमें से एक कांसेप्ट काफ़ी यूरोपियन कंपनी यूज़ करती है, जिसको बोलते हैं ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल का ये पार्ट होता है कि आपका क्वालिटी इतना अच्छा है कि आपका प्रोडक्ट सीधा आके हमारे लाइन पे आ सकता है, हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मुंबई में एक इलेक्ट्रिकल कंपनी और एक ऑटोमोटिव में भी कंपनी है, जिनका क्वालिटी स्टैंडर्ड इतना अच्छे से हुआ है कि उनका प्रोडक्ट सीधा असेंबली लाइन पे जा रहा है। तो उन्होंने पहले अपने आप को उस क्वालिटी तक लेकर आए। जैसे ही वो क्वालिटी और वहाँ से शुरू हुआ, सेम प्रोडक्ट को वो दूसरी जगह लेकर गए कि हम ये इंडिया में स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं, ये 3 कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी हम बताइए आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से जुड़ना शुरू हुआ। एक कंपनी के साथ हुआ, कुछ ट्रायल ऑर्डर आया, फिर यहाँ से डिलीवर हुआ, फिर जाके प्रोडक्शन हुआ और आज की डेट में उन कंपनीज़ ने यूरोप में कुछ कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप किया है, कुछ कंपनीज़ खरीदी हुई हैं एंड उसमें से एक कंपनी तो आज दुनिया में ऑटो कंपोनेंट में वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज़ बन गई है ऑटो कंपोनेंट में, बिकॉज़ उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 100 प्लस प्लांट्स का पूरा वर्किंग ग्लोबली किया हुआ है। इंडिया से शुरू हुई कंपनी, नाम नहीं लेना चाहता, बट फैमिली ओरिएंटेड कंपनी थी, जहाँ से लेके उन्होंने आज आराम से 100 प्लस प्लांट किए हैं और वो वहीं तक रुके नहीं है। वो आज आकर जो बाकी इंडियन कंपनीज़ हैं उनके लिए भी प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ से कंपनीज़ आके उनके साथ जुड़ सकती हैं और वहाँ से उनको वो ग्लोबल लेकर जा सकते हैं। तो इंडिया से सक्सेस स्टोरीज़ ऑटोमोटिव में बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में है और सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर है जहाँ पे सक्सेस स्टोरी अच्छी है वो तो सॉफ्टवेयर है। ओके। सॉफ्टवेयर में तो आप देखेंगे तो ग्लोबली हमारे फुटप्रिंट्स बहुत अच्छे हैं। लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके तो हम सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं। बट अगर आप मिड साइज़ कंपनीज़ भी देखें तो जिन लोगों ने शुरुआत की थी और आज 1000 से लेके 2000 5000 तक जिनके पास टीम मेंबर्स हैं और जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, ऐसे भी कंपनी आपको
बहुत अच्छी मिलेंगी। इन सब का फोकस यही रहा है कि उन्होंने जब शुरुआत की थी, एक स्पेसिफिक अकाउंट, एक स्पेसिफिक मार्केट से शुरुआत की थी, वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया, एस्टेब्लिश किया और उसी सेक्टर के या उसी के अराउंड जो कंपनीज़ थे, उनके साथ एस्टेब्लिश करते हुए गए। काफ़ी सारी कंपनीज़ को ज़रूरत होती है कि वो जहाँ पे जाकर एक छोटा-सा कदम होता है कि आप जाके अपनी लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश करें। जैसे ही वो कंट्री में आपकी लीगल एंटिटी होगी, सामने वाली जो कंपनी है वो आपके साथ उस लीगल एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उनको वो कम्फर्ट आ रहा है। तो इन लोगों ने वो एक्स्ट्रा स्टेप लिया, वहाँ पे जाके अपनी कंपनीज़ फॉर्म की, उतना इन्वेस्टमेंट किया, फिर लोकल में कॉन्ट्रैक्ट किया टू उन लोगों को कम्फर्ट देने के लिए कि आप ही के टर्म्स में, आप ही के लीगल स्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे, आपका आईपी प्रोटेक्ट रहेगा, आपका पूरा नॉलेज प्रोटेक्ट रहेगा, आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा और ये ट्रस्ट बिल्डिंग करने के साथ ये लोग हुए हैं। तो स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड ट्रस्ट एंड एक्सपैंड, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है ग्लोबल बिजनेस का। लेकिन सर एक सवाल आता है अक्सर, जब भी मतलब हम लोग बातचीत कर लिए, प्रोसेस समझ लिए, सब कुछ समझ लिए, मैं चैलेंजेस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। मतलब किसी चीज को अगर हम लोग को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है तो उसका खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस में पहला सवाल यही आता है। जैसे मैं दर्शकों को भी बता दूं, सर ने एक किताब भी लिखी है, मेकिंग, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, मेकिंग वर्किंग कैपिटल वर्क फॉर यू। तो ये बुक आप लोग भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली वर्किंग कैपिटल पर है, ये सर ने पूरा लिखा है, तो आप लोग भी रीड करिए। मैं सर से समझूंगा भी इसको लेकर कि सर कैसे, मतलब कितना खर्चा आएगा ये कैसे डिफाइन करें और वो कॉस्ट कैसे बेयर होगा, वो थोड़ा सा आप समझाइए। ओके, ये कॉस्ट हर एक सेक्टर पे अलग-अलग होगा। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करता हूँ तो वो ईज़ी रहेगा। जैसे अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए क्या होता है कि उनके पास डिजिटल नॉलेज होता है, रिसोर्सेज़ होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या एआई के काफ़ी सारे टूल्स हर एक के पास होते हैं। तो बेसिक सर्च वाला जो पार्ट है वो लोग यहीं से बैठ के कर लेते हैं, कि मुझे कौन सी कंपनी किस पर्टिकुलर जाना चाहिए, कौन से लोग मेरे लिए सही पार्टनर रहेंगे, क्या रहेंगे। ये उनका एक टेक्नोलॉजी वाला रिसर्च है, वो उन्होंने कर लिया। अभी उसके पास पार्ट जो क्रिटिकल है वो मैं वहाँ पर पहुँचूँगा कैसे? ये पार्ट है, तो उनके लिए प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है कि मैं लोगों को कम्फर्ट दूँ कि मैं वहाँ पे जाके अपना एक लीगल एंटिटी कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। वो लीगल एंटिटी का कॉस्ट होता है बिकॉज़ वो ज़रूरी है, क्योंकि सर्विसेज़ में अगर आप चाहते हैं और आज की डेट में अगर फ्रेमवर्क में जिन सबके पास डेटा सॉवरेनिटी का और बड़ा डिस्कशन चल रहा है, तो उसके लिए आपको एक लीगल एंटिटी क्रिएट करना होता है, उसका कंट्री के हिसाब से कॉस्ट होता है। बट वो थोड़ा फैक्टर कर लीजिए कि वहाँ पर आप करेंगे। वहाँ पे आप एक लोकल रिप्रेजेंटेशन साइन कर सकते हैं, लोकल पार्टनरशिप साइन कर सकते हैं, जिनके साथ आपका कुछ फिक्स प्लस वेरिएबल में आप कर सकते हैं कि इतना आप जो एफर्ट है कि उनके लिए पे करेंगे, बाकी आप वेरिएबल बिज़नेस के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहेगा, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, उसका पूरा ऑपरेशंस का 12 महीने का कॉस्ट निकाल लीजिए। जो भी वो अगर आप 12 महीने का कॉस्ट एज़ अ इन्वेस्टमेंट लेकर चलें, आपको अपफ्रंट तो पे करना नहीं है, आपको तो पूरा 12 महीने में मंथ ऑन मंथ पे करना है। बट आप उसको बजट करके चलिए कि मैं इस पर्टिकुलर मार्केट में 12 महीने के लिए कम से कम हूँ। 24 महीने के लिए या अगर आपके पास बैंडविड्थ है तो अच्छी बात है, बट अगर आप पूरा प्रिपरेशन करके इवन आप 12 महीने का भी अगर आप प्लान कर लो, तो चांसेस ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन दैट मार्केट इज़ वेरी हाई। ये एक फर्स्ट अप्रोच हो गया जहाँ से आप अपने साइड से जाके एक्सपांड करने के लिए तैयार हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जाकर देखो कि मैं देखूँ कि मुझे वहाँ पे किस टाइप के पार्टनर मिल सकते हैं, ओके? तो ये थोड़ा-सा सिंपलर ऑप्शन हो गया जहाँ पे मुझे आज की डेट में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट मैं किसी के साथ काम करता हूँ जहाँ से मैं समझ लूँ कि वो मार्केट के लिए मुझे किस टाइप के पार्टनर लगेंगे, कौन मुझे उस लेवल पे लेके जा सकता है और मैं ऐसे 2 या 3 पार्टनर ढूँढूँ और उनके साथ पार्टनरशिप साइन करूँ। जहाँ पे डील के हिसाब से मेरा जो शेयर मुझे देना होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज़ वो मेरे लिए काम करेंगे तो मेरा ऑब्वियसली रेवेन्यू वहाँ से ज़्यादा जाएगा। हो सकता है मेरा प्रॉफ़िट कम हो, बट वहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाके पहले मीटिंग्स, वहाँ पे पार्टनर साइन करना और वो पार्टनर साइन करने के बाद उनके साथ डील क्लोज़र के लिए जो रेगुलर विज़िट्स वगैरह लगेंगी, ये दूसरा मेरा ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ। ये दूसरा कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है जो आज के डेट में स्मॉल कंपनीज़ के लिए है जो जिनको काम करना है बट वो अभी उतने तैयार नहीं है या उनके पास उतना रेवेन्यू उसके लिए नहीं है। हाँ। वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने आप को कुछ जो सोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी लिस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और अगर आप ग्लोबल सोर्सिंग से कुछ चाहते हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आएगी। तो वो ये सबसे एक ईज़ी तरीका है, बोलेंगे तो शॉर्टकट है। इसमें से एक लिमिटेशन ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट्स तो ग्लोबली जाएँगे, बट आप ग्लोबल नहीं जा पाएँगे बिकॉज़ वो सोर्सिंग करके आपसे लेकर जाते हैं। तो वो तो नहीं होगा, बट
आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोसेस चाहिए। तो ये पूरा जो अपॉर्चुनिटी है इसको अगर आप एज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग करके ले लें या लर्निंग कॉस्ट करके ले लें, तो आप इस मोड में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे आपकी मार्जिन कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, बट आपको ये पूरा सीखने मिलेगा। आप सीख सकते हैं, कुछ 6 महीने 1 साल के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं, और जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आप उसमें से प्रॉफिट बना पाओगे, वो प्रॉफिट यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है, बट शुरुआत कीजिए। जी। सर, चैलेंजेस की बातचीत हो रही थी। एक तो आपने बता दिया काफ़ी विस्तार से कि कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, कितना कॉस्ट जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सर एक सवाल आता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कहाँ? मतलब फाइनेंस को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, या फिर रेगुलेशंस को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, या ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होता, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तीनों में से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और तीनों का सॉल्यूशन क्या है? मैं बहुत अगर इसका दिल से जवाब दूं तो इसका जवाब ऐसा है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में ग्लोबल एक्सपेंशन में जो प्रमोटर है उनके माइंडसेट का है। मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग अपने मार्केट में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और वो जो सक्सेस होता है और हमारा एक अपना एक टेम्पलेट होता है कि हम इस मार्केट में इस टेम्पलेट के साथ सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम जब ग्लोबल जाना चाहते हैं ना, हम उसी टेम्पलेट को रिपीट करना चाहते हैं। तो वो जो टेम्पलेट चेंज करने वाली बात होती है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा लिमिटेशन आ रहा है। दूसरा एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि मैं किसी अपने दोस्त के साथ समझ कर आया, उनको वहाँ पे मिला है सक्सेस, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर उसके साथ ही हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। हाँ। या मैं डेलीगेशन में चला जाऊँ और वहाँ से जाके बात करके आऊँ, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा वर्किंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो डेलीगेशन में जाने वाला पार्ट, और वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, आपको सक्सेस भी मिलता है, बट वो जो शिफ्ट है ग्लोबल बिजनेस वाला वो नहीं हो पा रहा है। तो ये ग्लोबल बिजनेस और एक्सपोर्ट के बीच वाला जो प्रमोटर का माइंडसेट है, ये आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। बट ये इसमें अभी थोड़ा ओवरकम भी हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी सारे बिजनेस में जहाँ पे सेकंड जनरेशन आ रहा है, और इन बहुत बार ऐसे होता है कि ये लोग बाहर पढ़कर आते हैं, तो वो दुनिया देख कर आते हैं, तो उनको वहाँ का मार्केट पता हो, थोड़ा Obvious कल्चर सी पता बात होता है, है। तो वो लोग इस चीज़ को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो उसमें फैमिली बिजनेस में अगर आप देखोगे तो सेकंड जनरेशन जहाँ पे अभी एक्टिव है या थोड़ा कंट्रोल में आ रही है, वहाँ पे माइंडसेट आपको थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा, जो थोड़े अलग तरीके से करने के लिए तैयार है। ये पहला माइंडसेट चेंज करने के बाद फिर दूसरी चीज़ आती है आपके पास, कि जो आपकी टीम है, क्योंकि आपके पास आप लोगों को पता चला कि मुझे लेकर जाना है, बट वो अकेले का तो डिसीजन है नहीं, बिकॉज आपकी सीनियर टीम आपके साथ आनी है, और वो जो टीम है उसको भी अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है कि मेरा तो ये है, मैं मान लीजिए मेरा तो इतने साल से मैं ऑटोमोटिव में दे रहा हूँ, यही डॉक्यूमेंटेशन इसी वर्किंग के साथ चल रहा है, अभी उसको इतना क्यों चाहिए? अगर उस सर्टिफिकेट मार्केट में चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल। वो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये इस पूरे आपकी जो सीनियर लीडरशिप है, वो सीनियर लीडरशिप को जोड़ना और उनको भी माइंडसेट वो चेंज करना है, सेकंड पार्ट दिखेगा। पहले प्रमोटर चेंज हो गया, फिर आपने आपकी सीनियर लीडरशिप चेंज की। थर्ड चीज़ आपको चाहिए कि आपको ग्लोबल सिटीजन वाले लोग चाहिए, जिनका वो माइंडसेट हो कि ठीक है, कोई किस तरीके से बात कर रहा है, कोई लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो ग्लोबल में अलग अलग चलते हैं, तो वो बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो वो आपको थोड़ा ऑफेंड ना होते हुए, उनकी भाषा उनका कल्चर समझते हुए उनके साथ जोड़कर काम करना है, वो करना ज़रूरी है। इसका एक आज की डेट में सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा हुआ है कि जो एआई का अभी डेटा है उसमें से लैंग्वेज बैरियर निकल गया है, क्योंकि पहले लैंग्वेज का एक बड़ा बैरियर होता था, वो अभी रहा नहीं है। तो आपके पास जो लोग अच्छे हैं, जिनको आपका बिजनेस और पूरा प्रोसेस समझ में आता है, बट लैंग्वेज की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, वो लोग अभी आपके साथ में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोट करके उनका एक कोर टीम बनाना जो इस पे फोकस करेगा और वो आगे लेकर जाएगा, ये अगर आप प्लान करते हैं तो एक अच्छा स्टेप होगा। उस टीम को अगर आप एक बजट दे दो कि ये बजट में आप ऑपरेट करो, जितना भी आपके लिए पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ 12 महीने का तो उसके लिए रहना ही ज़रूरी नहीं है, हाँ। बट अगर आज के पास आपके 6 महीने की विजिबिलिटी है, आप 6 महीने का प्लान करो कि आप इस स्टाइल में फोकस कीजिए, ये रिजल्ट अगर आ रहा है तो हम 6 महीना और करेंगे। आपने एक प्लान बनाया, एक माइलस्टोन किया, एक बजट दिया उनको, और आप उनके साथ कंटिन्यूअसली काम करो। ये 3 चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आप जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है उनको बिल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सर ने समझा दिया, लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप लोग अलग-अलग इंडस्ट्री ट्रैक कर रहे होंगे। अभी कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ग्लोबल बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है? आज की डेट में अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा फोकस जो होगा वो एनर्जी सेक्टर में है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छा फोकस है, हेल्थ केयर है जिसको वेलबींग पूरा बोलेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी, क्योंकि दुनिया अभी देख रही है कि
किस तरीके से अच्छे से रहा जा सकता है। कन्वेंशनली हमने देखा एक फार्मा और पूरा जो कन्वेंशनल मेडिसिन सेक्टर था उसमें भी एक फ़ोकस था। बट आज अगर आप देखोगे तो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हो गया, ओवरऑल वेल-बीइंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म जिसको कहते हैं, पूरा उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। मोबिलिटी में आज के डेट में काफ़ी पार्ट है, लोग घूम रहे हैं तो उनको मोबिलिटी चाहिए, हाइड्रोजन व्हीकल्स लीजिए, बैटरी लीजिए या रिन्यूएबल एनर्जी ले लीजिए। इन सारे सेक्टर्स में अभी काफ़ी अच्छा फ़ोकस है। डेटा में डिजिटल डेटा, बिग डेटा, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, सो टेक्नोलॉजी या डीप टेक एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। रिन्यूएबल एनर्जी एक अच्छा फ़ोकस है। ओवरऑल वेल-बीइंग एंड हेल्थ केयर वाला एक सेक्टर है, वहाँ पे भी कंप्लीट अच्छा फ़ोकस हो रहा है। एजुकेशन में भी अभी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेटेंट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कमर्शियलाइज़ेशन में, इसमें भी अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये बिज़नेसेस ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। सर वैसे एक चीज़ समझना चाह रहे थे आपसे कि किसी भी बिज़नेस को कब उसको पता चलता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि अब उसको ग्लोबली जाना है? क्योंकि हर इंडस्ट्री जो चल रही है, वो ग्लोबली तो जा नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो क्राइटेरिया होता है जिससे वो एनालाइज़ कर सकें कि अब मुझे ग्लोबल लेवल पर अपना बिज़नेस ले जाना है। पहला कन्विक्शन आता है हाँ। जो जो प्रमोटर है उसको पहला कन्विक्शन आता है जब उसको लगता है कि मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो दुनिया भर में जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने एक डिवाइस बिल्ड किया अभी, अ, ठीक है, कुछ नाम नहीं लेते हैं फिर भी सेक्टर में लेते हैं। जैसे आज की डेट में एक सबसे बड़ा पार्ट है कि हमारी नींद कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, स्लीप के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक डिसीज़ का या मेंटल वेलबींग में अगर आप देखेंगे तो स्लीप पैटर्न एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें एक वो आज की डेट में एक चैलेंज है। काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं, अभी इसमें रिसर्च चल रहा है जो ये देखना चाहते हैं कि हम स्लीप मॉनिटरिंग कैसे करें, हम उसमें म्यूज़िक या मल्टीपल थेरेपीज़ लाके उस व्यक्ति के लिए किस तरीके से उसको शांत रखा जाए या एटलीस्ट जो मेंटल इम्बैलेंस या इम्पल्सेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि वो अच्छे से रह पाए, उसको एक ट्रीटमेंट ली जाए। एक पर्टिकुलर फैक्टर ये हो गया। दूसरा प्योरली हेल्थ वाला पार्ट हो गया, आपका हार्ट मॉनिटरिंग हो गया, कंडीशन मॉनिटरिंग वाला पार्ट हो गया, जो आपको मेडिकल डिवाइसेस या असिस्टेड लिविंग के लिए सेक्टर है, वो एक सेक्टर में हो गया पूरा। तीसरा आपके उसी सेक्टर में मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो आप जहाँ से आपको डेली रूटीन आता है कि आप अगर इतने स्टेप्स कर रहे हैं तो आपका फिटनेस अच्छा रहेगा, इतना मेडिटेशन कर लीजिए, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस जो है, इनके लिए ग्लोबल मार्केट डे 1 से ओपन है। क्योंकि ये यूनिवर्सल चैलेंजेस है, तो आप अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिनके आज के डेट में यूनिवर्सल चैलेंजेस हैं, तो आप शुरू से ही प्रोडक्ट ही ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट के लिए है। तो वो वहाँ से वो एक शुरुआत आपके लिए है। दूसरा प्रोडक्ट आता है जहाँ पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हो। फिजिकल प्रोडक्ट में अगर आपका प्रोडक्ट जैसे कुछ अभी देखते हैं जैसे मिठाई या रिलेटेड, और हेल्थ केयर में अगर कंटिन्यू करें जो वेलबींग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए, ये अगर जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं वो आपके मार्केट में अच्छे चल रहे हैं और ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का भी एक अच्छा सप्लीमेंट आ रहा है। मोरिंगा पाउडर आप देखोगे तो दुनिया भर में आज उसकी स्टोरीज आप देख रहे हैं। ऐसे सारे भी जो प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट है, आपके कंट्री में प्रूवन है और आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेवल पे डिलीवर कर सकते हैं, ग्लोबली डिलीवर कर सकते हैं। तो आप उसका एक प्रोडक्ट का अपने कुछ बैचेस अपने कंट्री में एस्टेब्लिश करके आप उसको इमीडिएटली ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। जहाँ पे पहला आपका लोकल मार्केट में एक एस्टेब्लिश करने का हो गया, आपने प्रूव कर दिया, उसका मिनिमम नंबर लेने के बाद और फीडबैक लेने के बाद भी आप डायरेक्टली ग्लोबल जा सकते हैं। तो वो सेकंड हो गया, बिल्ड फॉर पार्ट, वैलिडेट एंड देन टेक ग्लोबल, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड फेज होता है अगर आप जैसे इंजीनियरिंग या उस कंपनी में हो, वहाँ पे आपके पास अगर पेटेंट है और वो पेटेंट आप कमर्शियलाइज कर पा रहे हो, जैसे आपने कोई, मान लीजिए आप ऑटोमोटिव सेक्टर में हो, आपने एक ब्रेकिंग में कुछ किया या एनर्जी में आपने किया, एक प्रोडक्ट किया जो OEMs यहाँ पे यूज़ कर रही हैं और आपने उसको सर्टिफाई कर लिया, ये आप भी डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। आपके लोकल प्रोडक्शन आपके पास है, आप लोकली सप्लाई कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप ग्लोबली इमीडिएटली ले जा सकते हो, जहाँ पे आप ग्लोबली पार्टनरशिप्स भी दे सकते हैं, जहाँ पे उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुआ या यहाँ से मैन्युफैक्चर करके भी ले जा सकते हैं। ये थर्ड पार्ट हो गया जहाँ से ये पेटेंट है, आपके पास उसका कंट्रोल है और सामने वाले के लिए वहाँ पे एंट्री बैरियर होगा, वहाँ से नहीं आएगा, तो आप थर्ड फेज में ले जा सकते हैं। फोर्थ जो पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पे है कि आपने अपने आप को इस कंट्री में पूरा एस्टेब्लिश किया है, आपके पास सेक्टरल सक्सेस स्टोरीज है और वो जो सेक्टरल सक्सेस स्टोरीज है वो आप दूसरे मार्केट में उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। जहाँ पे उसको रिप्लिकेट करना पॉसिबल होगा वहाँ से आप फिर जा सकते हैं। ये 4 बेसिक फेजेस हैं।
आइडियल अगर थर्ड फेज पे आप चालू कर सकते हैं तो अच्छा है, बट फोर्थ फेज पे जो कंपनी है जिनके पास आज इंडिया में अच्छे सक्सेस स्टोरीज हैं, 10 से ज़्यादा क्लाइंट है और उन क्लाइंट के पास उनके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सारे कंपनी आज ही पूरे ग्लोबल मार्केट देखना शुरू करें। उनको अगर लगता है कि मुझे 2 साल 3 साल 5 साल बाद देखना हो तो भी वो आज देखना शुरू करें। दुनिया भर में आज इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज और सक्सेस स्टोरीज के लिए लोग देख रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं किसी भी मार्केट में, आप आज की डेट में ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 साल 5 साल का विज़न भी आने वाले समय, तो अभी से अगर ट्रैक करेंगे चीज़ें तभी बेहतर हो सकती है और इजीली हो जाएगा, क्योंकि तब तक समझ जाएंगे मार्केट को। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एफटीए देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे करके रखा है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के दो फायदे हैं, एक तो एक्चुअल ट्रांजैक्शनल फायदा है, दूसरा उससे बड़ा भी फायदा जो है वो परसेप्शन का बेनिफिट है। जैसे अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली आज जैसे यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है, एक स्टेटमेंट आता है बोल के दिस मदर ऑफ ऑल डील्स। तो उसमें क्या होता है, लोग कह रहे हैं कि यूरोप प्लस इंडिया कंबाइंड मार्केट। कंबाइंड मार्केट का ये होता है कि आप दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन शुरू हो गए, तो एक्सपोर्ट की जैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ से है, दूसरी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं स्पेसिफिकली किसी कंट्री की बात करूँ, जर्मनी अगर आप देखेंगे इट्स एजिंग पॉपुलेशन, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है कि जो लोग टेक्निकल सर्विसेज डिलीवर कर पाए, वहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं जो अभी रिटायर होना चाहते हैं, उनके बिजनेस टेक ओवर करके उसको उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए भी वो लोग देख रहे हैं कि कौन आके काम कर सकता है। सबका नेचुरली पर्टिकुलरली इंडियंस की तरफ जो है बहुत ज़्यादा लगाव है। लोगों को लगता है कि हम वहाँ पर जाके वैल्यू क्रिएट करने के लिए आए हैं, उनका पूरा टेक ओवर करने के लिए नहीं आए। और हमारे लोग जो आज जर्मनी में बैठे हैं उन्होंने वहाँ पे अपने लिए एक बहुत अच्छा नाम कायमाया हुआ है। तो यूरोप आप अगर आप पर्टिकुलरली देखोगे तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एक फर्स्ट पार्ट जो है वो परसेप्शन बढ़ा है। तो यूरोपियन कंपनीज का इंडिया से आके उनका टाई अप करने का जो पार्ट है वो बढ़ा है। तो आप देखोगे प्रैक्टिकली हर वीक में इंडिया में एक ना एक यूरोपियन डेलीगेशन है। गवर्नमेंट लेवल के इंटरेक्शन से, स्टेट लेवल के इंटरेक्शन से, यहाँ तक कि जो छोटे जगह उनके मेयर्स भी अभी इंडिया में आ रहे हैं कि आप हमारे जगह आइए, हम आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार है, आप काम कीजिए। सो जो इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये पहला पार्ट है। दूसरा ये पार्ट हो रहा है इंडियन बिजनेसेस के लिए पर्टिकुलरली कि वो जो एक्सपोजर मिल रहा है अभी इनके साथ, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है। हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, तो सिंपल चीज़ के जैसे आपको सीनियर केयर स्टाफ चाहिए, यहाँ से लेके आपको किस टाइप की मेडिकल डिवाइसेस चाहिए, किस टाइप का हेल्थ केयर चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन से टाइप के आप हम अगर क्लाउड में जाए तो सॉवरेन क्लाउड चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, एंटरप्राइज सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम को अगर उनको कॉस्ट अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के ऑप्शन आज की डेट में ओपन हो रहे हैं। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का एक एक्चुअल अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज है, दूसरा पार्ट है जो सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। थर्ड पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन में क्या हो रहा था, काफी सारी जगह बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन पार्ट हम लोग कंपिटिटिव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर था, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ड्यूटी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा था। तो कंपेयर टू ग्लोबल बिजनेसेस, हमारा वहाँ पे टेक्सटाइल्स या कुछ सेक्टर में हमारा जो टैक्सेशन था वो ज़्यादा था। उसकी वजह से हम लोकली कम्पीट नहीं हो पा रहे थे। जैसे टैक्सेशन कम होते हुए जाएगा, हम बाकी सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ कम्पिटिव होते हुए जाएंगे। तो जो हाई कम्पिटिशन स्पेस है वहाँ पे उनको 10%, 15%, 20% का जो रिडक्शन आएगा, वहाँ से कोर सेक्टर जैसे टेक्सटाइल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इनके लिए बड़ा एडवांटेज होगा जैसे वो टैक्सेशन खत्म हो जाएगा। सर, ये बताइए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, लिए भी जा रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी लिए जा चुके, जिससे इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अभी इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं ग्लोबल लेवल पे जाने के लिए बिजनेसेस को, क्योंकि हम लोग ऑब्वियस सी बात है उसी पर बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं और क्या सुझाव है आपका? जो पहला आज की डेट में चैलेंज है वो इंडस्ट्री के पास एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की तलाश में इंडस्ट्री है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास मल्टीपल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, तो हर एक इंडस्ट्री अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जा रही है। उसका सेकंड पार्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उनको एग्जीबिशन या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। तो ये दो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद का जो पार्ट है कि उन चीज़ों को जो एजुकेशन चाहिए, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फॉलो, क्योंकि आप गए, आपने एग्जीबिशन किया, जो रियलाइजेशन है ना, वो रियलाइजेशन पूरा फॉलोअप में है।
तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो डायरेक्ट एंगेजमेंट चाहिए वहाँ पर, उसके लिए गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, या जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो मल्टीपल इसमें कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव करें। जैसे हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है या जो हमारे मिशंस हैं उन पर्टिकुलर कंट्रीज में, वहाँ पे उनका एक फाइनेंशियल वर्किंग के लिए ऑलरेडी दे हैव समबडी, इकोनॉमी एडवाइजर्स होते हैं, और उनके पास बैंडविड्थ लिमिटेड होता है, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज लेकर आते हैं। तो वहाँ से करने के लिए या रेगुलर इंटरेक्शन करने के लिए एक फ्रेमवर्क या एक एजुकेशन की जरूरत है। पहला पार्ट तो एजुकेशन होगा जहाँ से प्रमोटर करेगा, बिल्कुल। सेकेंडली उसको सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, तीसरा जो पार्ट है जहाँ से लोगों के लिए थोड़ा डर रहता है कि मुझे पैसा आएगा नहीं आएगा, लोकल में आपको फिर भी कंट्रोल है, मैं जहाँ पे भेज दूँ होगा नहीं होगा, तो वो पैसा आने के लिए जो फ्रेमवर्क है ना वो थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लॉस का डर है, तो वो उसका करने के लिए ना एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर अभी आना जरूरी है। जैसे अभी हम एमएसएमई का जो नया स्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा है कि आप ट्रेड्स के थ्रू ट्रांजैक्शन कीजिए तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा, हम 90 डेज फ्रेमवर्क की बात करें वैसे पैसे आएगा। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस है उसको वर्कआउट करके अगर गवर्नमेंट एक लार्ज इसमें क्रेडिट प्रोटेक्शन अगर दे रही है इंडस्ट्री को, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा, एक कंफर्ट आएगा इंडस्ट्री को अगर उनके साथ काम करने के लिए। गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, ये अगर बैकअप रहेगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सेकेंडली, जिस कंट्रीज में आज के डेट में थोड़ा सा लोग ठीक है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड हम बोल सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे वाला चीजें चल रही है कि जहाँ से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ डील्स में पैसा नहीं आ रहा है, ये जो सारे कंट्रीज है वहाँ पे अगर आप एक परसेप्शन चेंज कर दो कि ये पूरा जो एक्सपोर्ट आ रहा है ये गवर्नमेंट बैक्ड आ रहा है, और ये गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से इसका इंश्योरेंस है, बट अगर मुझे पैसा नहीं आ रहा है या मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे गवर्नमेंट से सीधा बात करेगा कि यहाँ से मेरा इतना पैसा नहीं आ रहा है, नाउ यू नीड टू इंटरवीन। वो अगर बैकअप गवर्नमेंट दे रहा है, वो कंफर्ट अगर आता है, तो हम आप देखेंगे बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली इस मार्केट में जाना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को जो सर ने सुझाव दिया उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। काफ़ी हम लोग ने विस्तार से बातचीत कर लिया सर, काफ़ी कुछ समझ में भी आया, होपफुली दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि सर कहना क्या चाह रहे, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे, कैसे आप इंडस्ट्री को आगे अपनी ही इंडस्ट्री को, अपनी ही कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ब्रिजे। तो दर्शकों को यही कहूंगा, आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए और ये पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे काम कर रहे हैं, अगर उनको अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पर ले जाना है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें नहीं पता, जबकि उनका प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पर पहुंच सकता है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और छोटी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री के लोगों को, बिजनेसमैन को ये वीडियो शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही रहेगा ये पॉडकास्ट में। आप लोग बोनस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।